नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाजनापदास के बारे में, और दूसरा जो टॉपिक होगा उसमें हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के उदय के बारे में, और तीसरा जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि सिकंदर ने भारत पे किस तरीके से आक्रमण किया। तो तीनों टॉपिक जो हैं वो काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक हैं, बट तीनों के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर दे दिया जाता है। उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इनसे जो भी क्वेश्चन निकल कर सामने आते हैं सिर्फ उनको ही हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, मिलान करो। गंधार, तक्षशिला, सूरसेन, मथुरा, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती, अंग, चंपा। यानी अगर मिलान करने के लिए आ जाए तो इस तरीके से इनका मिलान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा बुद्ध कालीन महाजनापदास की संख्या कितने थी? यानी महात्मा बुद्ध के समय काल के दौरान जो जनपदास थे उनकी कुल संख्या कितनी थी? तो उनकी कुल जो संख्या थी वो 16 मानी गई है। ऐसा विचार या ऐसी जानकारी हमें मिलती है। बौद्धों के जो ग्रंथ थे उनमें अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र नाम के जो ग्रंथ थे उनके अंदर ये लिखा गया कि जो महाजनापदास थे उनकी संख्या 16 थी। 16 महाजनापदास या जनापदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है? तो एक तो था अगुंतर निकाय और दूसरा जो है वो है भगवती सूत्र। ज़्यादातर जो एग्ज़ाम हुए उनके अंदर अगुंतर निकाय के बारे में ये पूछा गया है, बट हाँ अगर कोई एग्ज़ाम बहुत हाई लेवल का है तो फिर उसमें भगवती सूत्र जो है उसका ऑप्शन दिया जा सकता है। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर आता है? तो उपनयन है वो 11वें नंबर पर आता है, 11वें क्रम में आता है। क्वेश्चन नंबर 5, 16 महाजनापदों में से गोदावरी नदी के किनारे कौन सा जनपद स्थित है? उसका नाम बताइए। तो 16 जनपदों में से जो गोदावरी नदी के तट पर है उसका नाम था अश्मक। उसका नाम था अश्मक। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बारे में भी जानकारी हमें अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र से ही मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, भारत के प्राचीनतम जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो सिक्के किसके हैं? तो चांदी के सिक्के थे, और अगर उनकी बात करें तो वो मौर्यकालीन सिक्के थे। यानी मौर्य काल के जो सिक्के थे वो सबसे प्राचीन माने गए हैं। उज्जैन का प्राथमिक नाम क्या था, या उज्जैन का सबसे जो प्राचीन नाम था वो क्या था? तो प्राचीन नाम था उसका अवंतिका। उज्जैन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है किससे? तो उज्जैन से। 6वीं ईस्वी पूर्व भारत का शक्तिशाली नगर कौन सा था? यानी 6ठी शताब्दी के अंदर अगर बात करें सबसे महत्वपूर्ण नगर की तो वो काशी था, या सबसे शक्तिशाली की बात करें तो काशी का ही नाम लिया जाता है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? यानी दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र की अगर बात करें तो वैशाली में स्थापित किया गया, पर किसके द्वारा? लिच्छवी जो शासक थे उनके द्वारा ऐसा किया गया। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी किसमें? अहिछत्र में। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा जो अंग जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी। तो ये ज़रूर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चन है ये, और इनमें से ही कहीं ना कहीं हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मगध की राजधानी कौन सी थी? या शुरुआत के अंदर अगर मगध की राजधानी की बात करें तो वो थी गिरिब्रिज या राजगृह।
प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? यानी जो प्राचीन समय में श्रावस्ती जो नगर था उसके अगर आकार की बात करें तो उसका जो आकार था वो आयताकार था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे महाजनापदास के उदय के बारे में। अब हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के उदय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कौन सा मगध शासक वैशाली की नृत्यांगना आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था? यानी मगध साम्राज्य का एक राजा था जो थोड़ा ठरकी था और इसी वजह से शायद वो नृत्यांगना जो आम्रपाली थी उसके प्यार में पड़ा, तो उसका नाम था अजात शत्रु। हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक जो राजवंश था उसके जो संस्थापक थे वो थे बिंबिसार। यानी हर्यक राजवंश के जो संस्थापक थे उनकी अगर बात की जाए तो यह भारत का पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम स्थायी सेना का गठन किया। यानी बिंबिसार के द्वारा पहली स्थायी सेना तय की जाती है। तो वही मध्यकालीन इतिहास में अगर हम बात करें, अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने अपनी स्थायी सेना रखी। तो दो लोगों के बारे में स्थायी सेना को लेकर विचार किया जाता है, बातें आती है। पहला बिंबिसार जिसने स्थायी सेना रखना शुरू की, और उसके बाद अगर कोई है तो वो अलाउद्दीन खिलजी जो मध्यकाल में आया, उसने भी स्थायी सेना की बात की। क्रम में लगाइए, यानी कौन सा वंश पहले आया? तो हर्यक वंश सबसे पहले, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और उसके बाद में मौर्य वंश। इन सब की थोड़ा सा इनके बारे में और जानकारी हम ले लेते हैं। तो हर्यक वंश की जो स्थापना थी वो की गई थी बिंबिसार के द्वारा। शिशुनाग वंश की स्थापना की गई थी शिशुनाग के द्वारा। नंद वंश की स्थापना की गई थी महापद्मानंद के द्वारा। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। हाथी गुफा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करते हैं? तो खारवेल के जो राजा थे उनके बारे में जो हाथी गुफा के अभिलेख हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है और वही उनको प्रमाणित करते हैं। किस मगध शासक ने राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र की? यानी ऐसा कौन सा राजा था जिसने अपनी राजधानी को बदला? तो वो था काकवर्ण नाम का जो राजा था, उसने काकवर्ण को ही भारतीय इतिहास में कालाशोक के नाम से जाना जाता है। और काकवर्ण या कालाशोक हर्यक वंश से बिलोंग करता था, हर्यक वंश से संबंध रखता था, जिसकी राजधानी थी राजगृह या राजगिरी। अगले क्वेश्चन देखिए। खारवेल प्रथम सदी का शासक किस क्षेत्र से था? तो खारवेल जो थे वो कलिंग क्षेत्र से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो पहली राजधानी थी वो थी राजगृह या गिरि ब्रिज। थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। हर्यक वंश के जो शासक थे बिंबिसार, उनके दरबार के अंदर एक महागोविंद जैसे वास्तुकार और जीवक जैसे राजवेद रहते थे। महागोविंद ने ही बिंबिसार के शासनकाल में राजगृह का निर्माण करवाया था। यानी महागोविंद जो थे उन्होंने ही राजगृह का निर्माण करवाया था। राजगृह को पहले गिरि ब्रिज के नाम से जाना जाता था। यानी गिरि ब्रिज जो था वो राजगृह का पुराना नाम था। और जीवक ने ही महात्मा बुद्ध अवंती के राजा प्रहुद का इलाज किया था। यानी जो जीवक था उसी के द्वारा महात्मा बुद्ध और अवंती के राजा जो प्रहुद थे उनका इलाज किया गया था। या नंदवंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंदवंश के बाद मगध के ऊपर मौर्य साम्राज्य ने अपना शासन स्थापित किया। अब देखिए हुआ क्या था
कि नंदवंश के पश्चात अगर मौर्य साम्राज्य की हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के जो अंतिम राजा थे घनानंद, उनको पराजित किया, उनको हराया। और उनको ऐसा करने में उनके जो गुरु थे, गुरु चाणक्य, उन्होंने सहायता की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना प्रधान पुरोहित बनाया और उनको ही अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। नेक्स्ट देखिए, शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके समय वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति हुई, इसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे कालाशोक भी कहा जाता है। और जो कालाशोक था, अगर बात की जाए तो ये राजगृह से बिलोंग करते थे या राजगृह से इनका संबंध था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश की अगर बात करें तो उनके वंश का नाम था हर्यक वंश। अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया? तो अरबियों ने मुल्तान के बारे में कहा कि वो सवर्ण नगरी है। अब देखिए, एक बहुत बड़ा व्याख्यान है कि इसको सवर्ण नगरी क्यों कहा गया या ऐसा क्यों कहा। तो इराक में एक शासक था अल हजाज, उसके दामाद और भतीजे की अगर बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, 712 में सिंध के ऊपर आक्रमण किया और सिंध को अपने कंट्रोल में कर लिया। इस आक्रमण में सिंध का जो शासक था दाहिर, वो लड़ता हुआ मारा जाता है। और उसके बाद मोहम्मद बिन काशिक ने क्या किया, मुल्तान पर अपना अधिकार कर लिया। और मुल्तान पर अपना अधिकार करने के बाद उसका नाम सवर्ण नगरी रख दिया। तो इसलिए अरबियों ने मुल्तान का नाम या मुल्तान को उन्होंने सवर्ण नगरी कहा। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम शासक था जिसने सर्वप्रथम हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। यानी मोहम्मद बिन कासिम ही एक पहला ऐसा राजा माना जाता है जिसने इंडिया में या हिंदुस्तान में मुस्लिमों को छोड़कर हिंदुओं के ऊपर कर लगाया। तुगलक वंश की अगर हम बात करें, फिरोज शाह तुगलक की, जो पहला मुसलमान शासक था जिसने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। मुगल वंश के ही अगर शासक हम अकबर की बात करें 1654 में, तो उसने हिंदुओं पर से जो जजिया कर था उसको हटा दिया था। और उसके बाद अगर मुगल वंश की हम बात करें 1689 के अंदर, तो हिंदुओं के ऊपर औरंगजेब ने फिर से जो जजिया कर था वो लगा दिया था। मुगल शासक मोहम्मद शाह के समय हिंदुओं पर अंतिम रूप से जजिया कर हटाया गया था। जजिया एक धार्मिक कर था और यह कर देने के बाद ही गैर मुस्लिम राज्य में रहने के हकदार थे। यानी मुसलमानों को ये कर अदा नहीं करना होता था, हिंदू ही इस कर को अदा करते थे और इस कर को देने के बाद ही वो राज्य में रह सकते थे। मगध के किस शासक ने अपने पिता की हत्या की और खुद भी राज के लिए अपने बेटे से मारा गया? तो अजातशत्रु ऐसा राजा था, ऐसा मगध का शासक था जिसने अपनी गद्दी पाने के लिए अपने पिता को मारा और उसके बाद में उसके बेटे ने ही उसकी खुद की हत्या कर दी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये फैक्ट है, ऐसा हुआ था। अजातशत्रु है, उसने अपने पिता बिम्बसार की हत्या की थी और अजातशत्रु की हत्या कर दी गई उसके बेटे उदयन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किस काल में हुआ? तो शिशुनाग काल में ऐसा हुआ कि मालवा क्षेत्र पर मगध की जो सत्ता थी उसका विस्तार हो गया था। मगध साम्राज्य का मालवा के ऊपर कंट्रोल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख प्रमाण है या राजा नंद के बारे में किस अभिलेख से हमें पता चलता है? तो खारवेल का हाथी गुफा जो अभिलेख था उसमें हमें नंदवंश के बारे में पता चलता है। तो थोड़ा सा नंदवंश के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करने की अगर बात करें तो नंदवंश की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी शिशुनाग वंश के खत्म होने के बाद। ये नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई। यानी शिशुनाग वंश था उसे ख़त्म किया गया और उसके बाद में नंद वंश सामने
आया। नंदवंश में कुल ऐसा कहा जाता है कि कुल 9 राजा हुए और उन 9 राजाओं में जो सबसे पहला जो राजा था वो थे उग्रसेन, जिसे पुराणों के अंदर महापद्म नंद का नाम भी दिया गया। और सबसे अगर लास्ट राजा की बात करें 9वें, तो वो थे घनानंद। घनानंद इस वंश का सबसे अंतिम शासक था। किसका? नंदवंश का। मगध का कौन सा सम्राट अपरोस परशुराम के नाम से भी जाना जाता है? तो वो थे महापद्मानंद। अब देखिए इनका ये नाम क्यों दिया गया या कैसा, किस कारण से उनको ऐसा नाम दिया गया। तो मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ और इसी के जो संस्थापक थे महापद्मानंद या राजा उग्रसेन, तो उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो उस समय के ग्रंथ लिखे गए उनके अंदर उन्हें यह नाम दिया गया। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो गौतम बुद्ध के समय में बिंबिसार जो था उनके दरबार के ही अंदर एक वेद रहता था जिसका नाम था जीवक, और इसी जीवक ने गौतम बुद्ध की चिकित्सा भी की थी, उनका इलाज भी किया था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा के अभिलेख से। कौन सा राजा जैन धर्म का संरक्षक था? तो बात करें तो खारवेल जो थे वो जैन धर्म के संरक्षक माने जाते हैं। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें तो वो है सिकंदर का भारत पर आक्रमण। सिकंदर भारत में कितने समय तक रहा? यानी सिकंदर ने जब भारत पे आक्रमण किया तो आक्रमण करने के बाद कितने सालों तक या कितने समय तक वो भारत में रहा? तो लगभग 19 माह तक, यानी 1 साल कुछ महीने तक वो भारत में रहता है और 325 ईस्वी पूर्व वो भारत छोड़कर मकदूनिया वापिस चला जाता है। किसे भारत के गवर्नर के रूप में महान सिकंदर ने पछाड़ दिया था? तो पतोलेमय को सिकंदर ने पछाड़ दिया था। सिकंदर ने पुरु के विरुद्ध किस नदी के तट पर लड़ाई की? यानी सिकंदर और एक राजा पुरु या पोरस के बीच युद्ध होता है, तो वो किस नदी के किनारे हुआ? तो वो युद्ध होता है झेलम नदी के किनारे और 326 बीसी पूर्व। अगर इस बात करें इसके थोड़ी सी, तो उस समय झेलम नदी को वितस्ता कहा जाता था और इसीलिए इस युद्ध का नाम वितस्ता का युद्ध या हाइडेस पीच का युद्ध भी इसे कहा जाता है। इस युद्ध के अंदर सिकंदर का सामना करता है बड़े ज़ोर शोर से पुरु या पोरस और अंत में हार जाता है। सिकंदर उससे खुश होता है और खुश होकर उसे अपने साम्राज्य का कुछ हिस्सा देता है। तो सिकंदर ने वितिस्ता या हाइड स्पीच का जो युद्ध था वो उसमें किसको हराया? तो पुरु या पोरस को उसने हराया था। सिकंदर महान का जन्म कब हुआ? तो 356 ईस्वी पूर्व सिकंदर महान का जन्म होता है और वो भारत पर अटैक करता है, भारत के ऊपर आक्रमण करता है 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में कौन से वंश का शासन था? तो सिकंदर ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया तो उस समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासन हुआ करता था, या नंद जो वंश था उसका शासन था उत्तर भारत में। नंदवंश की बात करें तो इसका जो अंतिम शासक था उसका नाम था घनानंद, जो सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर का समकालीन कौन था? घनानंद। उसे यूनानी लेखकों के द्वारा, यानी कुछ नाम दिया गया यूनानी लेखकों के द्वारा। अगरमीज उसे कहा गया। जोनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। बदशाल उसका सेनापति था। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? तो घनानंद मगध का शासक था और वो सिकंदर का समकालीन था, यानी दोनों एक ही समय के थे। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के खिलाफ शस्त्र धारण किए? तो
मसंग जो एक राजधानी थी या अशोक गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी मसंग, उसी की महिलाओं ने सिकंदर के खिलाफ हथियार उठाए और इसी बात से गुस्सा होकर सिकंदर ने क्या किया, उस राज्य की समूल महिलाओं को, पूरी की पूरी महिलाओं को उसने ख़त्म करवा दिया या मरवा दिया। किस भारतीय राजा को सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर हराया? तो पुरु या पुरुष जो था उसे सिकंदर ने हराया था झेलम नदी के तट पर, और इस युद्ध को तीस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया? तो डायमैक्स थे जो भारत नहीं आए सिकंदर के साथ। स्ट्रोबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमैक्स नामक राजदूत को बिंदुसार की सभा में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर की डेथ या मृत्यु कब हुई? तो 323 बीसी पूर्व सिकंदर की मृत्यु होती है। उस समय उनकी जो एज थी वो थी 33 ईयर या 33 साल। सिकंदर के द्वारा कौन कौन से शहर बसाए गए? तो सिकंदर ने 2 शहर बसाए, एक विजयनगर, एक बुकाफिला। बुकाफिला जो था सिकंदर के घोड़े का नाम था और घोड़े के नाम पर ही उसने क्या किया, एक शहर बसाया। तो आज की वीडियो में इतना ही। सारा भाइयों बहुत ही प्यार हुआ रिक्वेस्ट है कि सारा भाई मेरा यूट्यूब चैनल पर बना रहो, मेरे यूट्यूब चैनल ने लाइक करो, शेयर करो और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलियो। और सागे सागे थारा जगह यार बेली है, थारा जगह रिश्तेदार है, जगह भी दिल्ली की, हरियाणा की, राजस्थान की या कहीं भी तरियां की मास्टर की पढ़ाई करने लग रहे हैं, तो बाना वीडियो ज़रूर भेजियो ताकि बाना की न की मेरी वीडियो फ़ायदो होवे। तो आज की वीडियो में इतो ही। तड़का या प्रश्न फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो का सागे भी आप जिक्र करांगा कोई और टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,